डेट है आज 25 दिसंबर 2020 और हम रोज़ की तरह अपने करंट अफेयर पूरा करने के बाद आज के करंट अफेयर और लास्ट डेज में रहे करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। तो पहले अपने करंट अफेयर के टॉपिक पूरा करते हैं। आज के टॉपिक है, फर्स्ट क्या है, क्लोए वोल्केनो। क्लोए वोल्केनो। सेकंड, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। थर्ड, प्लांट बेस्ड प्रोटीन इनोवेशन, IIT दिल्लीज मॉक एग्स। टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट मॉडल। 100% FDI in DTS सर्विसेज। GST फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसिस इज़ नाउ मैंडेटरी। अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, क्लोए वोल्केनो। फर्स्ट टॉपिक क्या है, क्लोए वोल्केनो। ये अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये अभी हवाईन आइलैंड है, किसका, यूएस का हवाई आइलैंड है, वहाँ पे लोकेटेड है। और अभी ये इरप्ट हुआ है। इरप्ट होने का मतलब क्या है कि वोल्केनो क्या होता है मैं अभी बताऊंगा कि अर्थ में से ना हीट निकलती है और उसके साथ ना कुछ मिनरल्स आते हैं, तो इस इरप्शन को ही वोल्केनो बोलते हैं। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था, अभी इरप्ट हुआ है ये। कहाँ पे, हवाईन आइलैंड, यूएस का हवाईन आइलैंड है। और इसे माउंट क्लोए भी बोलते हैं, क्लोए की पहाड़ियाँ, क्योंकि वोल्केनो से बना है, वोल्केनिज्म से। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, हवाईन वोल्केनोज नेशनल पार्क के नाम से। और हवाईन आइलैंड पे यूएस के मैंने बता दिया। अब वोल्केनो क्या होते हैं ये देखते हैं। ये वोल्केनो क्या है कि एक रप्चर होता है। जैसे मान लो ये अर्थ है आपकी, यहाँ पे अर्थ के पे एक ना रप्चर ओपनिंग हो जाती है, ओपनिंग या रप्चर, दरार। तो यहाँ से नीट बीच में जो अर्थ होता है, अर्थ के यहाँ क्रस्ट से या मेंटल से हीट की वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। रीजन क्या होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है और लावा बाहर निकलता है। और लावा जब इस के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू बाहर आता है, और इस इरप्शन को ही, इस प्रोसेस को ही वोल्केनो बोलते हैं। देखो एक बार पढ़ के बताऊँ, इट इज़ ए रप्चर इन द क्रस्ट ऑफ ए प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट सच एज अर्थ। ये एक अर्थ, जैसे अर्थ के क्रस्ट में एक रप्चर है, एक दरार हो जाती है, जो अलाउ करता है हॉट लावा को, वोल्केनिक एश को एंड गैसेस को टू एस्केप फ्रॉम ए मैग्मा चैम्बर बिलो द सरफेस। जो क्या करता है, हॉट लावा के साथ इसमें से गैसेस वगैरह और मिनरल्स वगैरह इसके साथ आते हैं। अब इस जो हवाईन आइलैंड है, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, क्या है, ये हवाई अन आइलैंड जो है यूएसए का हवाईन आइलैंड, यहाँ पे मोना की माउंटेन और है। ये भी क्या है, डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनो कहाँ पे, हवाईन आइलैंड पे ही। ये कितनी ऊंचाई का है, अगर सी सरफेस से देखें हम इसे, सी सरफेस से मान लो, सी सरफेस का मतलब है जी जो समुद्र का जो सरफेस है, तले कहाँ तक है, जितना उसका सरफेस है उससे अगर इसकी ऊंचाई मापें, हाइट मापें, तो इसका मेजरमेंट कितना है, 4207.3 मीटर। ये जी 4207.3 मीटर इतनी ऊंचाई का है। लेकिन अगर इसे नीचे से, अंडर वाटर से नापे, जहाँ से ये शुरू है, मान लो ये पानी है नीचे, और यहाँ से नीचे से ये अंडर वाटर से शुरू है, तो इसकी ऊंचाई 10,211 मीटर है। कितनी, 10,211, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हाइट है। अभी आपको पता होगा वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, सबसे ऊंची पहाड़ी हिल्स माउंटेन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट भी अभी न्यूज़ में रहा था। उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 0.86 मीटर बढ़ी है, दोबारा मेजर किए जो कि इतने मीटर है उसकी ऊंचाई बढ़ी है, इसलिए न्यूज़ में था। और उसकी लगभग कितनी है, 8,848 मीटर ऊंचाई है। और इसकी अगर अंडर वाटर हम मेज़र करें, इसकी ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो किससे, सी सरफेस से कितनी, 8,848, और इसकी सी सरफेस से कितनी है, 4,207 मीटर। लेकिन अगर अंडर वाटर नापें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 10,211 मीटर, यानी कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन है अगर इसे किससे, सी सरफेस से, सी के अंडर वाटर से नापे। समझाया, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट था। और अब आप देख लो कि वोल्केनो कैसे होते हैं, एक बार आप देख लो, ये फिगर देखो, ये देखो जी, ये देखो वोल्केनो, ये निकल रहा है यहाँ से, हीट निकल रही है, और फिर पहले ऐसा धुआं सा निकलता है, हीट निकलती है, और फिर ये पूरा हवा में
ये देखो ऐसे वोल्केनो निकलता है। ये है कहाँ पे, ये देख लो, ये जी आपका यूएसए, नॉर्थ अमेरिका का मैप है ये कनाडा है, और ये कनाडा के नीचे क्या है, ये आपका यूएसए है, ये यूएसए है अमेरिका, ये मेक्सिको, और यूएसए का ये यहाँ पे ये देखो, ये जो अमेरिका है ना इसी का पार्ट है क्या, हवाईन आइलैंड। हवाईन आइलैंड यहाँ पे है, ये छोटे छोटे से आपको दिखाई दे रहे हैं ना बिंदु से, ये जी अमेरिका, अमेरिका का यहाँ पे जुरिस्डिक्शन चलता है। ये हवाईन आइलैंड, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है ना, नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो लेटीट्यूड है, नदर्न साइड में जो 23.5 डिग्री लेटीट्यूड है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और वो भी इससे पास होती है, किससे, हवाईन आइलैंड से। समझ आया, हवाईन आइलैंड पे हुआ है, ये याद रखना आपको। कौन सा, ये क्लोए वोल्केनो। बस इतना ही था इसमें। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये अभी न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में अभी इसलिए था, एक कार्न है जी, कार्न CAIRN, ये कार्न एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी है जी, तेल बेचने वाली कंपनी। तो ये स्कॉटलैंड की है। इसने अभी इंडिया के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट इसने केस जीत लिया है, किसमें, इसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। अब ये केस इसने जीता है, किसने जीता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ में था, इसे देखते हैं हम। तो ये क्या है, ये जी एक कोर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब है जी एक तरह से जो बिचौलिए होते हैं ना, जैसे आपका मिडल मैन जो सहमति कराते हैं एक दूसरी दो पार्टियों की, तो वही उसी सिस्टम को सहमति कराने को ही आर्बिट्रेशन बोलते हैं। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये 1899 में हुआ था। कब, 1899 में। और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि गवर्नमेंट ने मिलके एक ट्रीटी बनाई, संधि बनाई, उस पर साइन किया, और तब ये बना 1899 में। किस लिए, ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं, विवाद हैं पार्टियों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, या किसी कंट्री के बीच में, तो उसको इंटरनेशनल बेस पे सॉल्व किया जा सके। इसकी लोकेशन कहाँ है, मतलब ये इसका एक तरह से हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये कोर्ट कहाँ पे बना हुआ है, ये जी हेग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड कंपनी है जी, यूरोप में एक कंट्री है नीदरलैंड, और वहाँ पे एक जगह है हेग, तो हेग में बना हुआ है ये। और याद रखना नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, हॉलैंड भी लिखते हैं इसे बहुत बार, तो हो सकता है मैप पे हॉलैंड लिखा मिले आपको, तो कंफ्यूज मत होना। यूरोप को मैप देखना, यूरोप के मैप पे हॉलैंड लिखा हुआ है या नीदरलैंड, तो ये दोनों एक ही बात है। और एक जो जज फैसला सुनाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं किसमें, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, PCA में, उनका जो कार्यकाल होता है, टर्म 6 ईयर का होता है, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने ईयर का, 6 ईयर का। और ये रिन्यूएबल है। रिन्यूअल का मतलब है जी एक बार मान लो इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया 6 ईयर का, इन्हें 6 ईयर अपनी जॉब कर ली, और फिर दोबारा भी ये रीअपॉइंटमेंट इनका किया जा सकता है, दोबारा भी नियुक्त किए जा सकते हैं दूसरे कार्यकाल के लिए, इसका मतलब रिन्यूएबल है। और इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल जी, यस, क्या है, इंडिया मेंबर है, ये याद रखनी है, इंडिया मेंबर है इसका। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इतना ही था इसमें। अभी एक मॉक एग बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉक एग बनाया है IIT दिल्ली ने, एक प्रोफेसर है IIT दिल्ली की, उसने बनाया मॉक एग। मॉक एग का मतलब है जी आर्टिफिशियल एग, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, मानव द्वारा बनाया गया अंडा, मतलब ये लैब में बनाया है जी। ये अंडा है ना जो एग, ये लैब में बनाया है, किसी मुर्गी ने नहीं दिया ये। एक तो नेचुरल होता है, मुर्गी अंडे देती है, ये लैब में बनाया है। ये वेजिटेरियन होगा जी, क्योंकि मुर्गी का जो एग है वो नॉन वेजिटेरियन में आता है, मांसाहारी में, और ये शाकाहारी अंडा होगा। और ये लैब में बनाया है, और जो प्रोटीन और जो भी न्यूट्रिएंट्स उस जो नेचुरल एग में होते हैं मुर्गी के अंडे में, वो सारे इसमें होंगे। अभी क्या था न्यूज़ में, क्यों था कि एक इनोवेट फॉर SD कंटेस्ट हुआ था। क्या हुआ था, इनोवेट फॉर SDG कंटेस्ट। ये किसने कराया, UNDP की एक लैब है जी, एक्सीलरेटर लैब इंडिया। UNDP ने इंडिया में एक लैब बना रखी है जिसका नाम है
एक्सीलरेटर लैब इंडिया, यूएनडीपी एक्सीलरेटर लैब इंडिया। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन की क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। तो इसने अभी कंटेस्ट कराया, कंटेस्ट का मतलब है कि एक तरह से प्रतियोगिता कराई इस लैब ने, जिसका नाम था इनोवेट फॉर एसडीजी कंटेस्ट। और इस एसडीजी का मतलब क्या है जी? एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये क्या होते हैं? ये जी 2015 में सेट किए थे किसने? यूनाइटेड नेशन की जो जितनी भी कंट्रीज़ है ना, वो एक साथ आई और उन्होंने 2015 से 2030 तक कुछ गोल रखे कि ये गोल हमें अचीव करने हैं 2030 तक। ये 2030 है, 2015 से 2030 तक ये गोल अचीव करने हैं। तो ये कितने गोल हैं? ऐसे 17 गोल हैं। ये कितने? 17 गोल। गोल क्या है? जैसे पॉवर्टी को रिडक्शन करना है, गरीबी को मिटाना है, जो हेल्थ है उसको अच्छा बनाना है, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना है, सुधारना है, उसमें पॉल्यूशन कम करना है, या जैसे एजुकेशन, जो 100% एजुकेशन है, सबको एजुकेशन दिलानी है। तो ये ऐसे गोल हैं, ऐसे करके 17 गोल हैं जो 2030 तक अचीव करने हैं। ये किसने सेट किए थे? यूनाइटेड नेशन ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएन ने 2015 में। इससे पहले याद रखना एमडीजी हुआ करते थे, एमडीजी, एमडीजी जिन्हें बोलते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 2015 तक चले थे। अब ये 2015 से 2030 तक के टारगेट रखे गए हैं एसडीजी में। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें, 17 तो गोल हैं इसके और 169 टारगेट हैं, 169 टारगेट हैं। ठीक है जी, ये याद रखना, 17 गोल 169 टारगेट। तो ये इस नाम से कंटेस्टेंस, ये आपकी ये रही, इस नाम से कंटेस्ट हुआ था। कहाँ पे? यूएनडीपी ने कराया था, एक्सीलरेटर लैब इंडिया में, इनोवेट फॉर एसडीजी कंटेस्ट। इसमें प्राइज़ दिया गया किसको? काव्या दसोरा को। ये आईआईटी दिल्ली की प्रोफेसर हैं, काव्या दसोरा। इनको प्राइज़ दिया गया। प्राइज़ की राशि कितनी है? अब सम कितना है? $5,000 दिया गया उन्हें प्राइज़ के रूप में। इन्होंने क्या किया था? मॉक एग बनाया था लैब में, मतलब कृत्रिम अंडा, जिसमें क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो नेचुरल एग होता है, मुर्गी अंडे देते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं और प्रोटीन वगैरह सब इसमें है। जो भी नीड है डाइट की वो ये पूरा करेगा, तो इसलिए इनको मिला है। और क्या है, जब ये एग मतलब किस में प्रमोट करेगा एग? जो एसडीजी सेकंड और थर्ड है। एसडीजी सेकंड और थर्ड क्या है? सेकंड का मतलब है जीरो हंगर, मतलब जो भूखमरी है उसको बिल्कुल मिटाना 2030 तक। ये एसडीजी में रखा गया है, जो मैंने अभी बताया था 17 गोल होते हैं ना एसडीजी के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यूएन ने सेट किए थे 2015 से 30 तक अचीव करने हैं जो। उनमें सेकंड गोल क्या है कि भूखमरी को मिटाना, तो ये भूखमरी को मिटाने में सहायता करेगा। और थर्ड गोल को भी अचीव करने में सहायता करेगा। थर्ड गोल क्या है? एसडीजी थर्ड, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य के को अच्छा बनाने में सहायता करेगा। मौके क्या है ये मैंने बता ही दिया आपको, ये कि ये डेवलप किया है, जिसमें मतलब जो क्रॉप फसल में प्रोटीन होता है ना, जो शाकाहारी डाइट होते हैं, तो उनकी तरह प्रोटीन होगा इसमें। और पूरे न्यूट्रिएंट्स जो आपके जो मुर्गी के अंडे में होते हैं सारे होंगे। अब दिखता कैसा है ये देख लो आप, ये बनाया जी एग ऐसे, और ये बनाई हुई है आपकी आमलेट तवे पे। अब ये उतर के यहाँ पे प्लेट में आ गई, अब आप खा सकते हो उसे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है जी टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट मॉडल। ये क्या है? अभी मई में क्या हुआ था ना, मई में आर्मी ने, हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी ने प्रपोजल रखा था, इंडियन आर्मी ने प्रपोजल रखा था कि इसका किसका? टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट मॉडल का प्रपोजल रखा था। और अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसे कंसीडर कर रही है, इसे सोच रही है कि इसको लागू किया जाए टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल को। किस लिए जी? ये रिक्रूटमेंट मॉडल, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना। जो भर्ती होती है ना, ये भर्ती होती हैं जो मिलिट्री में, जो हमारी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स है, उनमें भर्ती करने के लिए ये मॉडल अपनाया जाए। तो इस मॉडल को कंसीडर कर रही है गवर्नमेंट। तो ये आर्मी ने दिया था, और सारी जो तीनों सेनाएं हैं उनमें
इससे होगा क्या, इससे होगा जी जो ये क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, रोज़गार पैदा करेगा ये मॉडल, और लोगों को रोज़गार मिलेगा इससे। अब ये मॉडल है क्या पहले ही जानते हैं और फिर इसके बेनिफिट वगैरह जानेंगे कि सिटीज़न के लिए क्या बेनिफिट है और गवर्नमेंट के लिए क्या बेनिफिट है और क्या क्या ये फ़ायदा करेगा गवर्नमेंट के लिए और भी सारे गोल अचीव करने के लिए। तो पहले देखते हैं कि ये मॉडल है क्या। देखो जी अभी तक क्या होता है, आर्मी नेवी और जो एयरफोर्स है आपकी तीनों सेनाओं में क्या होता है, ये दो तरह से भर्तियाँ होती हैं, या तो परमानेंट कमीशन से। परमानेंट कमीशन का मतलब है जी रेगुलर परमानेंट कमीशन, कि आपका जो जैसे कोई भी भर्ती हुआ वो लाइफ टाइम के लिए भर्ती हुआ सेना में, और जैसे सोल्जर भर्ती हुआ तो वो उसकी पोस्टिंग बढ़ेगी, आगे कर्नल ब्रिगेडियर लेवल तक जाएगा। तो इनकी एज होती है कि कोई 54 साल में, कोई 56 साल में रिटायर होता है, तब तक ये करते हैं और इन्हें पेंशन वगैरह मिलती है रिटायरमेंट के बाद। लेकिन एक दूसरे तरीके से होती है, उसका नाम है शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन की कैसे होती है, आपने देखा होगा एक एफ कैट का फॉर्म भरा जाता है, एफ कैट का फॉर्म भरा जाता है जिससे तीनों सेनाओं में भर्ती होती है। और भी कई तरीके होते हैं इसके, एनसीसी कैडर से भी लेते हैं इसमें एंट्री, और एक मैट एंट्री भी लेते हैं, ये एग्ज़ाम भी होते हैं मैट एंट्री से। तो 2-3 तरीके से इसमें भर्ती होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू। तो ये क्या है, सिर्फ मैक्सिमम 14 ईयर तक के लिए रह सकते हैं, 14 साल के लिए ऑफिसर हो सकते हैं। और ये जो परमानेंट कमीशन के थ्रू आते हैं ना, उनकी तरह ये पूरे लाइफ टाइम जॉब नहीं करते हैं, सिर्फ 14 साल के लिए होती है इनकी जॉब। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये तीसरा प्रोसेस है, ये क्या है, जो टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल है, इस मॉडल में क्या है, वॉलंटरी सर्विस होगी। ये एक तरह से अपनी मर्जी से कोई आर्मी या नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहे ना, वो टेम्परेरी पीरियड के लिए, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए ज्वाइन कर सकता है। ये 3 साल के लिए रखा गया है, कितना, 3 साल के लिए कोई अपने मर्जी से ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। ये वॉलंटरी इंगेजमेंट होगा, अपनी मर्जी से कोई ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। उसका रिक्रूटमेंट का भर्ती का एक क्राइटेरिया होगा कि वो आपको पास करना पड़ेगा और 3 साल के लिए आप जॉब कर सकते हो, समझे। इसमें होगा क्या, इसका फ़ायदा ये होगा जी, जैसे मान लो बहुत से लोग होते हैं ना कि उन्हें पूरे लाइफ टाइम ना करनी नहीं है जॉब की सेना, मतलब मिलिट्री में, लेकिन उन्हें एक्सपीरियंस देखना है कि एक बार कि मिलिट्री में जॉब कैसी रहती है, क्या डिसिप्लिन होता है, कैसे वो सारा उनका कार्य कैसे चलता है। तो जो ये उनकी इच्छा होती है, इसको क्या है कि वो अपनी एक्सपीरियंस ले सकते हैं इसको ज्वाइन करने के बाद, समझे। इसका और क्या है इसमें नेक्स्ट, एक ये जी जो परमानेंट कमीशन के थ्रू जॉब रिक्रूटमेंट होते हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि खर्चा बहुत होता है। ये देखते हैं आप, देखो ये बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट में लिखा हुआ है, ये देखो ये बेनिफिट्स फॉर गवर्नमेंट क्या है कि जो मान लो जब लाइफ टाइम के लिए आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में जो भर्ती होगा, तो उसमें क्या है, उसकी जो पे होती है और ग्रेट्युटी, पे और ग्रेट्युटी, ये ग्रेट्युटी क्या होती है, ग्रेट्युटी होती है जी, जैसे मान लो आपने जॉब की किसी कंपनी में या गवर्नमेंट में 5 साल के लिए, तो एक्ट बना हुआ है ग्रेट्युटी एक्ट। तो इसमें होता क्या है कि मान लो आपने 5 साल में जॉब की है, तो आपको क्या है कि गवर्नमेंट या कोई कंपनी तो आपको एक अनुदान देती है, परिदान देती है कि आपने इतने साल के लिए जॉब की, तो कुछ पैसे राशि देनी पड़ती है, उसकी राशि 5 लाख 10 लाख ऐसे फिक्स होती है, तो उसी को ग्रेट्युटी बोलते हैं। तो जब ये जॉब 3 साल के लिए भर्ती होंगे, ये वॉलंटरी बेसिस पे जो टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल के थ्रू रिक्रूटमेंट होंगे, तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को ना सिर्फ सैलरी देनी पड़ेगी इन्हें, और जो ग्रेट्युटी है वो देने की ज़रूरत नहीं है। और जो परमानेंट कमीशन के थ्रू आते हैं सोल्जर, उनको क्या है, पे भी देनी पड़ती है और ग्रेट्युटी। तो इनमें पे और ग्रेट्युटी में दोनों में बहुत खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट का खर्चा घटेगा, ये लिखा है यहाँ पे, रिडक्शन इन पे एंड ग्रेट्युटी पे आउट्स। सेकेंड इसका बेनिफिट क्या होगा गवर्नमेंट को, एक ये होगा जी, जितना मान लो इन्होंने जो परमानेंट कमीशन के थ्रू आए हैं या शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आए हैं, तो इनमें क्या है कि गवर्नमेंट को इन पे खर्चा बहुत करना पड़ता है। मान लो इन्होंने 14 साल की और इन्होंने लाइफ टाइम की, तो इन पे हर साल गवर्नमेंट का खर्चा बहुत होता है ना, इनके
मेंटेनेंस के लिए, तो वो खर्चा भी कम होगा, क्योंकि एक 3 साल के लिए जॉब करेगा तो 3 साल के लिए ही खर्चा होगा, और ना ही इन्हें कोई पेंशन देनी पड़ेगी, ये भी फ़ायदा एक। तो देखो जी, यहाँ पे लिखा है एक ऑफिसर पे जो 10 से 14 साल जॉब करते हैं लगभग 5 करोड़ से 6 करोड़, लगभग 7 करोड़ तक का खर्चा आता है पेमेंट में, और जो ये 3 साल के लिए जॉब करेंगे इन पे सिर्फ 80 से 85 लाख तक का खर्चा ही आएगा। तो एक ये फ़ायदा होगा आपका। नेक्स्ट क्या होगा इसमें कि ये क्या है, जो पेंशन बिल, ये मैंने बता दिया, पेंशन में खर्चा कम होगा इनका, पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि जो परमानेंट कमीशन से आते हैं उन्हें पेंशन भी देनी पड़ती है ना, कि मान लो जितनी आपकी सैलरी रिटायरमेंट पे उसका हाफ उस पेंशन देनी पड़ती है। नेक्स्ट फ़ायदा क्या होगा, जो परमानेंट में भी एक तो एसएससी के थ्रू जाते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, तो उन पे भी 5 से 6 करोड़ का खर्चा होता है, और जो परमानेंट कमीशन के थ्रू जाते हैं ना 17 ईयर उससे ज़्यादा सर्विस करते हैं जैसे सोल्जर, तो उन पे लगभग 11.5 करोड़ पर पर्सन, एक पर्सन पे इतना खर्चा आता है गवर्नमेंट का। और जो 3 साल में सर्विस करेगा उस पर इतना खर्चा नहीं आएगा, गवर्नमेंट का बहुत खर्चा बचेगा। और इससे ये तो हुए जी गवर्नमेंट के फ़ायदे के, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होंगे, सरकार को क्या बेनिफिट है इसे लागू करने से। और इसे लागू करने से बेनिफिट सिटीज़न को क्या होंगे, मतलब जो ज्वाइन करेगा उसको क्या होंगे। एक तो ये जी सिटीज़न को, कंट्री को। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, ये होगा जी कि मान लो अब बहुत सारे यूथ ऐसे हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिलती है, तो उनको एक तो रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट के रोज़गार मिलेगा। सेकंड क्या होगा कि जो सिटीज़न खाली पड़े हैं उनकी एनर्जी यूज हो सकेगी, यूटिलाइज हो सकेगी, किसमें, कंट्री के बेनिफिट के लिए। एक तो ये चीज़ का। सेकंड क्या है, जब इनको क्या है, आर्मी, मतलब आपने मान लो मिलिट्री है, मिलिट्री का नाम क्या है, मिलिट्री का दूसरा नाम ही है जी डिसिप्लिन। तो इन्हें क्या है, जब ये मिलिट्री ज्वाइन करेंगे तो इनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, और हमारे क्या है कंट्री में एक हेल्थ का स्ट्रक्चर अच्छा बन सकेगा, कि हेल्थी सिटीजन हो सकेंगे, हेल्थी नागरिक हो सकेंगे। ये लिखा है जी, देखो, राइगोरस मिलिट्री ट्रेनिंग एंड हैबिट्स इनकलकेट विल लीड टू हेल्थी सिटीजनरी। नेक्स्ट क्या फ़ायदा होगा इसका, नेक्स्ट फ़ायदा होगा, देखो जब ये मिलिट्री ज्वाइन करेंगे तो इन्हें ट्रेनिंग भी तो मिलेगी ना, और डिसिप्लिन जो सिखाया जाएगा सब। तो इनमें क्या है, जो पर्सन होंगे ये 3 साल के लिए रिक्रूटमेंट करेंगे तो इन्हें डिसिप्लिन, ट्रेनिंग सब की आदत हो जाएगी। और जो मान लो ये बाद में कहीं जॉब भी करना चाहें 3 साल के से यहाँ से जॉब करने के बाद, तो जो कंपनीज वगैरह होती हैं और सेक्टर होते हैं वो इन्हीं को प्रेफर करेंगे जॉब देने में, ना कि फ्रेश ग्रेजुएट को। मान लो एक बंदा तो अभी इसने ग्रेजुएशन पास की है, ग्रेजुएशन पास करके आया और ये जॉब चाह रहा है, जॉब के लिए इसने अप्लाई किया है, और एक बंदा 3 साल मिलिट्री में जॉब करके आया है और ये जॉब के लिए रिक्रूटमेंट जो निकली है कंपनीज़ में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो कंपनीज़ हैं या गवर्नमेंट सेक्टर हैं वो इनको ही प्रेफर करेंगी जो 3 साल की मिलिट्री में जॉब करके आए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये ट्रेंड और डिसिप्लिन है और इनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये फ़ायदा होगा उन लोगों को जो मिलिट्री को ज्वाइन करेंगे, समझे। और अभी इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि इस मॉडल को लाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी जी क्योंकि गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट है, उसका कहना है कि जितना बजट, मान लो 1 साल में जितना बजट आर्मी के लिए गया, जितना मिलिट्री के लिए गया, उसमें से ना 60% तो इनकी सैलरी और पेंशन पे ही खर्च हो जाता है। ये देखो, जितना बजट अलोकेशन हुआ ना आर्मी के लिए, उसमें से पे मतलब सैलरी और इनकी पेंशन जो मिलती है उसमें से 60% तो इसमें ही खर्च हो जाता है। तो आर्मी का डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ ना 40% ही बचता है, कि जो आर्मी का डेवलपमेंट कर सकें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकें, तो उसके लिए सिर्फ 40% ही बचता है। तो अगर ये रिक्रूटमेंट होगा इसका 3 साल के लिए ये लोग आएंगे तो इसका जो खर्चा है जो कम हो जाएगा सैलरी और पेंशन पे, क्योंकि पेंशन तो देनी नहीं पड़ेगी ना जो 3 साल के लिए आएगा। पेंशन सिर्फ उसी को दी जाती है जो परमानेंट कमीशन के थ्रू आता है और लाइफ टाइम जॉब करता है। या फिर वीआरएस एक ऑप्शन होता है कि वीआरएस लेके वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है गवर्नमेंट की, कि वो वीआरएस ले सकते हैं तब भी उन्हें पेंशन मिलती है। फिर नेक्स्ट इसका क्या फ़ायदा होगा, एक रिपोर्ट आई है जी, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी है जिसने 2019 में रिपोर्ट दी थी। उसमें क्या बताया था कि आर्मी में ही ना अभी 40% जो वैकेंसीज हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, मतलब इतनी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं।
तो अगर इस मॉडल से रिक्रूटमेंट होगा, भर्ती होंगी, तो क्या होगा कि ये जितनी पोस्ट हैं ये जल्दी भर सकेंगे। एक तो ये, और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट है जी ये आपका, ये पॉइंट क्या है कि जो लोग मान लो ज्वाइन करेंगे तो क्या है, लोगों में एक नेशनलिज्म की भावना जागरूक हो सकेगी, मतलब राष्ट्रीयता की, नेशनल के प्रतीक, और पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म दोनों की भावना क्या है लोगों में जागरूक हो सकेगी। और एक तो मैंने बता ही दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे भारत में, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो ये तो दूर होनी है। तो यही था, इसमें यह याद रखना है कि 3 साल के लिए सर्विस है, टूर ऑफ ड्यूटी जो रिक्रूटमेंट मॉडल है, 3 साल के लिए इन्हें आर्मी या नेवी एयरफोर्स में भर्ती किया जाएगा, याद रखना 3 इयर्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी अभी 100% FDI किस में कर दिए, DTH सर्विस में शुरू कर दिए गवर्नमेंट ने, अप्रूवल दे दिया है यूनियन कैबिनेट ने। ये FDI क्या होती है तो पता ही होगा ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये लिखा है देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होती है, मान लो फॉरेन जो विदेशी लोग जो इन्वेस्ट करते हैं ना हमारे इंडिया में, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होता है। अब इसकी परमिशन देता है गवर्नमेंट के किस सेक्टर में, कौन सी कंपनीज़ में, किस सेक्टर में। मान लो ऑटोमोबाइल कंपनी है कोई, गाड़ी वगैरह बनाने की, या फिर मान लो फूड की कंपनी है कोई, या फिर कोई और तरीके की कंपनी है स्टील बनाने की किसकी, तो गवर्नमेंट ना फिक्स करती है कि विदेशी लोग सिर्फ इस कंपनी में इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब जी डायरेक्ट टू होम सर्विस है, DTH सर्विस क्या होती है, डायरेक्ट टू होम सर्विस वही होती है जो आपके घर में डिश TV, टाटा स्काई वगैरह लगी रहती है ना, यही इन्हीं को बोलते हैं DTH सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम सर्विस। ये ब्रॉडकास्टिंग में हेल्प करती हैं, आपको पता ही होगा। प्रशासन मतलब जो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, प्रसारण, हिंदी में प्रसारण बोलते हैं इसे। आपके TV वगैरह में जो चैनल चलते हैं ना, ब्रॉडकास्टिंग होती है, उसके लिए काम आती है DTH सर्विसेज। तो 100% FDI अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, यूनियन कैबिनेट ने। इससे लाइसेंस जो दिया जाएगा, जो इनको लाइसेंस दिया जाएगा इसके थ्रू, वो 20 साल के लिए दिया जाएगा, पहले 10 साल के लिए दिया जाता था, समझे। और इसे 20 साल के लिए फर्स्ट 20 ईयर के लिए दिया जाएगा, और उसे फिर 20 साल के बाद ना अगले 10 साल के लिए रिन्यू भी कराया जा सकता है। देखो यहाँ लिखा है विल बी रिन्यूड फॉर 10 ईयर पीरियड, 20 साल के बाद। और जो लाइसेंस की फ़ी लगेगी ना, ये DTH सर्विस शुरू करने के लिए, जो फीस लगेगी वो 10% थी पहले। किसका पहले थी 10%, ग्रॉस रेवेन्यू जितना होता था। ये देखो, ये ग्रॉस रेवेन्यू, जो ये ग्रॉस रेवेन्यू होता है ना, क्या होता है ग्रॉस रेवेन्यू होता है आपका, जैसे मान लो कोई कंपनी की जितनी एबिलिटी है ना सेल करने की, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज सेल करने की जितनी एबिलिटी है किसी भी कंपनी की, तो उस पे इसे कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस रेवेन्यू। एक तरह से ये मान लो उसे कितना फ़ायदा होने वाला है अपनी वस्तुएं और सेवा देने के बाद, ये होता है ग्रॉस रेवेन्यू। पहले इस पे क्या है, इसमें 10% जितना ग्रॉस रेवेन्यू होता था, 10% उसका फ़ीस लगती थी ये लाइसेंस लेने के लिए, DTH सर्विस के लिए लाइसेंस लेने के लिए। अब क्या है कि ये घटा दी गई है फ़ीस, कितनी, 8% कर दी गई है, वो भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 8% होगा। अब ये AGR क्या होता है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अगर मान लो ये जो GR तो हो गया अपने टोटल एबिलिटी सेल और बाय कर, मतलब सेल करने की गुड्स और सर्विसेज, और ये GR क्या हो जाएगा, AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अगर इसमें से हम GST घटा दें, GST क्या होता है, GST होता है जी आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो टैक्स देना पड़ता है इनको, कंपनीज़ को, गवर्नमेंट को GST देना पड़ता है, अगर उसको घटा दें तो तब 8% कैलकुलेट किया जाएगा, समझे। जैसे मान लो ग्रॉस रेवेन्यू किसी का कितना था, 10,000 था, 10,000 मान लो आप, तो 10,000 पे 10% लगता था पहले लाइसेंस लेने के लिए फ़ी। 10% मतलब 1,000 रुपये फ़ी देनी पड़ती थी उन्हें, अगर डायरेक्ट टू DTH सर्विस, ये डायरेक्ट टू होम सर्विस उनका लाइसेंस लेना है उन्हें चलाने के लिए। लेकिन अब क्या है,
ये AGR का 8% होगा। AGR मान लो 10,000 इनका GR था, इन्हें टैक्स भी तो देना पड़ेगा। मान लो इन्होंने 1,000 रुपये टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, GST दे दिया, तो इनके पास बचा कितना, 900। अब 900 का भी 8% लगेगा, 8%, समझे। तो 900 में से मान लो 1,000 रुपये इन्होंने टैक्स दे दिया, फिर GST दे दिया, तो क्या है, इन्होंने सॉरी टैक्स तो पहले ही दे दिया ना, 1,000 रुपये GST दे दिया, 9,000 का 8% लगेगा, यानी कि 8% कितना हो गया, 720 रुपये। तो पहले कितना दे रहे थे, 10%, 1,000 रुपये, अब कितना लगेगा, 720, मतलब कम हो जाएगा। और ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि AGR का 8% है, ये लाइन याद रखनी है आपको। पहले GR का था, ग्रॉस रेवेन्यू का, और अब AGR का। और इनको फैसिलिटी दी गई है कि अब पहले एनुअल बेसिस पे इन्हें देना पड़ता था ना, मतलब साल में एक बार लाइसेंस फ़ी देनी पड़ती थी, अब 3 महीने में देनी पड़ेगी, क्वार्टरली बेसिस पे। जो लाइसेंस की फ़ीस लगती है लेने की, पहले 1 साल में देनी पड़ती थी, अब 3 महीने में। बस इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, GST के बारे में ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके लिए अब ना गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी का मतलब है अनिवार्य है बिल्कुल, कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है जी, मान लो कोई GST नंबर लेना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है GST का, तो वो गवर्नमेंट अब क्या है कि ऑफिसर जाएंगे, जाके देखेंगे उसके बिज़नेस को। फिजिकल वेरिफिकेशन का ये है कि उसके बिज़नेस को जाके देखेंगे, ऐसे नहीं दे देंगे। पहले जैसे अप्लाई करते थे, मान लो ऑनलाइन अप्लाई किया इंटरनेट के थ्रू और उन्हें GST रजिस्ट्रेशन दे दिया, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब ऑनलाइन तो होगा ही, लेकिन पहले ना वेरिफिकेशन होगा इसका प्रीमाइसिस पे जाकर। जो भी उसने, मान लो कोई शॉप चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, कंपनी चला रहा है, कुछ भी, किसका भी GST लेना, रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो उसका वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया है। इससे क्या है, जो फेक GST होते थे, मान लो बिज़नेस इनका बड़ा होता था, छोटा दिखा दिया, या छोटा बिज़नेस को बड़ा दिखा दिया, तो ये जो सारे होते थे फेक जो बिजनेसेस होते थे, उनको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। यही है इसमें, ये याद रखना है आपको कि GST रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है। दूसरा, अब अगर इन्हें आधार कार्ड से ना ऑथेंटिफिकेशन कराना है, आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन कराना है, तो क्या होगा, इन्हें बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा इनका। मतलब मान लो जैसे फिंगरप्रिंट्स और ये आइरिस स्कैन होता है ना, वो वगैरह कराने पड़ेंगे। इन्होंने आधार कार्ड पे तो होता ही है, आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो हो गया ना आपका फिंगरप्रिंट, और आपका आँखों का जो रेटिना है वो स्कैन की थी, वो तो अलग है ही। इन्हें आधार कार्ड तो देना ही पड़ेगा। और फिर दोबारा GST के लिए रजिस्टर कराने के लिए क्या है, ये बायोमेट्रिक रजिस्टर दोबारा से वेरिफिकेशन कराने पड़ेंगे। अपना जो थंब का जो फिंगरप्रिंट्स हैं, या फिर जो आपकी रेटिना है उसका स्कैन कराने पड़ेंगे। तो यही याद रखना आपको, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है, मैंडेटरी कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब्दुल रहीम खान खाना। ये जी न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी इसे 6 साल के बाद इसकी कब्र को, जो राम, ये है ना रहीम, रहीम है आपका अब्दुल रहीम खाना, ये क्या है 6, इसकी कब्र है एक दिल्ली में, टॉम्ब बोलते हैं इंग्लिश में, टॉम्ब, कब्र बनी हुई है। तो 6 साल तक इसका रिपेयरमेंट चल रहा था, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और अब ये पब्लिकली ओपन कर दिया, अब जनता जाके इसको देख सकती है, इसलिए न्यूज़ में थी ये देख लो आप, ये है जी रहीम खाना, अब्दुल रहीम खाना, और ये इनकी टॉब है, टॉम्ब मतलब कब्र, टॉम्ब TOMB, ये इनकी कब्र दिल्ली में बनी हुई है। कहाँ पे, हुमायूं की जहाँ पे कब्र बनी हुई है उनके बराबर में बनी हुई है, दिल्ली में। ये कौन थे, थोड़ा ये जान लेते हैं। ये अकबर के काल में, मुग़ल एम्परर जो अकबर थे उनके काल में ना पोइट थे, ये कवि, क्या थे, कवि, पोइट थे। और ये जो अकबर था ना, अकबर के एक गार्डियन थे, गार्डियन का मतलब सलाहकार थे, गार्डियन मेंटर, बैरम खान जिसका नाम था। तो बैरम खान के बेटे थे ये अब्दुल रहीम खाना, किसके बेटे थे, बैरम खान के। और बैरम खान अकबर का बहुत ही विश्वसनीय ट्रस्टेड गार्डियन था, सलाहकार था, बहुत ही विश्वास था इस पे, अकबर को बहुत ही विश्वसनीय सलाहकार था, ट्रस्टेड गार्डियन एंड मेंटर बैरम खान उसके बेटे थे। नेक्स्ट क्या है इसके बारे में, कि ये जो अकबर के ना नवरत्न थे, नवरत्न, ये देखो जी नवरत्न, नवरत्न का मतलब है जी 9, इसके जो वो था ना कैबिनेट, एक तरह से कैबिनेट मान लो अकबर का, 9 ऐसे आदमी थे जिनको नवरत्न बोला जाता था, जो 9 मिनिस्टर थे,
उनको मिनिस्टर को इनके काल में बोलते थे दीवान, दीवान मंत्री को। दीवान थे 9, उनमें से एक थे ये रहीम, जो रहीम जी हैं, अब्दुल रहीम खान खाना, उनमें से एक थे 9 नवरत्नों में से। और ये क्या करते थे, पोइट तो थे, ये हिंदी दोहे लिखा करते थे। दोहे को इंग्लिश में बोलते हैं कपलेट्स, कपलेट्स हिंदी दोहे लिखा करते थे। और इन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे भी बुक लिखी हैं, समझे। और एक इम्पोर्टेंट वर्क और किया है इन्होंने, जो बाबर की जो वो थी ना, जीवनी, जीवनी जानते हो ना आप, बायोग्राफी, बाबरनामा जिसका नाम था, इन्होंने क्या किया था, वो चगताई लैंग्वेज में लिखी थी। चगताई भाषा का नाम है जी, चगताई, चगताई भाषा में लिखी हुई थी और उसे पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था इन्होंने, ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्या किया था इन्होंने, संस्कृत में इन्होंने 2 बुक लिखी थी एस्ट्रोलॉजी पे ही, एस्ट्रोलॉजी पे 2 बुक लिखी थी। उन बुक का नाम ये है जी, प्रोनाउंस करके देखो आपको मज़ा आ जाएगा। खिताकोतुकम, एक क्या थी, खिताकोतुकम, और दूसरी क्या थी, द्वात्रिम सदयोगावली, द्वात्रिम सदयोगावली। आप खुद प्रोनाउंस करके देखो, ये बहुत डिफ़िकल्ट है जी इसका प्रोनाउंसिएशन, याद रखनी है इसकी लेकिन 2 बुकें, क्योंकि इस बार भी यूपीएससी ने बुक के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो ये इम्पोर्टेंट है जी, न्यूज़ में रहा है। और नेक्स्ट इनके बारे में टॉम कहाँ बनी हुई है ये देख लेते हैं थोड़ा। ये देखो, इन्होंने क्या कि जब इनकी बीवी थी, वाइफ, जब वो मरी थी ना, तो उनकी टॉम बनवाई थी इन्होंने। किसने, ये अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो उन्होंने अपनी वाइफ के मरने पर टॉम बनवाई थी। इनकी वाइफ का नाम था महाबानु बेगम, महाबानु बेगम। उनकी कब्र बनवाई थी 1598 में। तो वहीं पे ही ये दफना दिए गए थे और वहीं पे ही उनकी कब्र है, किसकी, अब्दुल रहीम खान खाना की। और मैंने पहले ही बता दिया है कि हुमायूं की टॉम जो बनी हुई है दिल्ली में, उसके बराबर में ही इनकी टॉम बनी हुई है, कब्र बनी हुई है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो ये थी कब्र, ये पहली ऐसी कब्र थी जो किसी वूमन के लिए बनी हुई थी, महिला के लिए बनी हुई थी। ये लिखा है देखो जी, इट वॉज फर्स्ट मुगल टॉम बिल्ट फॉर वूमन। किसी महिला के लिए मुगल कार्यकाल में पहली ऐसी कब्र थी जो किसी महिला के लिए बनी हुई थी। तो आज के टॉपिक तो हमारे ख़त्म हुए। अब हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन देखते हैं इनके बेस पे, और कुछ लास्ट ईयर में रहे हुए हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे आपको बताना है कितना आपने याद किया, कितना आपको समझ आया। देखते हैं फर्स्ट क्या है, अब्दुल राम, ये मुझे राम रहीम याद आ रहा है जी, अब्दुल रहीम खान खाना है जो ये अब्दुल रहीम खान खाना क्या है, ये वेल नॉन पोइट है। तो ये किसके कार्यकाल में, किस मुग़ल एम्परर, जो मुग़ल राजा थे, किसके साम्राज्य में थे ये बताना आपको। क्या अकबर के टाइम पे थे, या औरंगज़ेब, या हुमायूं, या शाहजहाँ। अभी बताया जी, आपको बताना है ये। हाँ बिल्कुल सही, अकबर। अभी तो बताया आपको, कैसे भूल जाओगे इतनी जल्दी। अकबर के टाइम में थे ये कवि, पोइट थे, अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज़ द लैंडिंग आर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बताना है आपको, IBRD किसकी ब्रांच है। ये एक बैंक है जी, ये किसकी ब्रांच है ये बताना है आपको, किसका पार्ट है ये। IMF का है क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। वर्ल्ड बैंक का है क्या, WTO का है क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बताइए किसका है। ये जी वर्ल्ड बैंक की आम है जी, वर्ल्ड बैंक की। अब वर्ल्ड बैंक की ना, बी ऑप्शन है इसका, वर्ल्ड बैंक की 5, देखो आपको दिखाई देता हूँ ये जी, ये 5 पार्ट हैं जी वर्ल्ड बैंक की। ये पाँचों को मिला के ना, ये पाँचों ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और इन्हीं को बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के 5 पार्ट हैं, ये देखो कैटेगरी। पहला IBRD मैंने बता दिया जो क्वेश्चन में था। दूसरा क्या है, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरी IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। थर्ड आपके ये मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और फोर्थ है जी आपका ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ वो याद रखना है आपको, कि ये जो 4 है ना, ये 4, ये आपके पेन चेंज कर लेते हैं, ये 4 हैं जो आपके, इन चारों का इंडिया मेंबर है। लेकिन जो ये अलग वाला है,
ये देखते हैं, ये जो अलग है ये इसका मेंबर नहीं है इंडिया। किसका? इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, आई, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, ये ले लेते हैं ब्लू, ICSID। तो क्या है कि इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखना आपको। देखो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, ये देखो, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ICSD, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसका मेंबर नहीं है, बाकी चारों का इंडिया मेंबर है। और इसके मैंने पार्ट दिखाई दिया आपको, इसमें इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये जी नेक्स्ट, द प्लेस स्वाभिमान आंचल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड। आपको ये बताना जी, एक जगह का नाम है स्वाभिमान आंचल, ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये बताना आपको। केरल में है क्या, उड़ीसा में है क्या, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में? ये भी न्यूज़ में था जी, बताना आपको। ये 4-5 दिन से, 1 हफ्ते पहले की लगभग न्यूज़ है, और उससे पहले भी न्यूज़ में रहा है। ये जी उड़ीसा में, बी इसका आंसर है, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है मलकानगिरी, क्या है? मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे है ये स्वाभिमान आंचल प्लेस जगह। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रिलेटेड है जी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है नीचे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये आपको देखनी है कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली क्या है? जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये लोकेटेड इन नीदरलैंड, क्या ये नीदरलैंड में लोकेटेड है? सेकंड, जो इसकी जज की टर्म होती है, कार्यकाल, वो 5 ईयर का होता है क्या? टर्म ऑफ इट्स जज इज़ 5 ईयर। थर्ड की स्टेटमेंट क्या है? इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ इट, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा सही है, बताओ। फर्स्ट एंड सेकंड, 2 एंड 3, 1 ओनली, ऑल, कौन सा आंसर होगा? क्या कह रहे हो? सी। हाँ जी बिल्कुल सही, सी आंसर है। क्यों? क्योंकि इसके जज की जो कार्यकाल है ना 6 ईयर होता है, मैंने बताया था 6 ईयर, और इंडिया इसका मेंबर है। क्योंकि अभी जो स्कॉटलैंड की कंपनी है कार्न, उसका केस इंडिया से तो चला था, जो जीत गई, तो इंडिया इसका मेंबर है। तो आज के क्वेश्चन हमारे ना इतने ही थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट आपकी मर्ज़ी पे बेस्ड करता है जी, करो तो कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलेंगे, तब तक के लिए वेट करो।